नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश और मैं हूं खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चक्रवात बिपारजोई के कारण जामनगर में 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन गिराया जा रहा है। 15,000 लोगों को निकाल लिया गया है। बिपारजोई चक्रवात का असर सीजी से गुजरने वाली 3 ट्रेनें रद्द। पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस 14 से 17 जून तक कैंसिल। रेलवे ने जारी किया अलर्ट। गुजरात हाई अलर्ट पर सिस्टम तैयार। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी को हालात का जायजा दिया। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग, एयरफोर्स की मदद से पाया गया काबू। बेहद खतरनाक हुआ चक्रवात बिपारजोई, ट्रेन कैंसिल, बंद किए गए पोर्ट। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। बिपारजोई बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होता नजर आ रहा है। वहीं 7,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सबूत यौन शोषण साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नाबालिग मामले में क्लोजर रिपोर्ट संभव। फीडबैक के लिए फील्ड में पहुंचेंगे कांग्रेस के नए पर्यवेक्षक। विधायक और संभावित प्रत्याशी के साथ मीटिंग, 1-to-1 करेंगे मुलाकात। चक्रवात बिपारजोई के कारण जामनगर में 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन तोड़ा जा रहा। चक्रवात को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड पे है। जेएमसी के आयुक्त ने चक्रवात को लेकर चेतावनी जारी किया है। जामनगर शहर तूफान से प्रभावित होने की संभावना भी बताई जा रही है। चक्रवात बिपारजोई को लेकर जामनगर अलर्ट पे है। करीब 100 साल पुराने रेलवे स्टेशन को तोड़ दिया गया है। सिस्टम द्वारा एहतियात के तौर पर जीर्ण शीर्ण पुराने रेलवे स्टेशन को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तूफान के बाद जामनगर जिले में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। बंदरगाह के पास रहने वाले 15,000 लोगों को निकाल लिया गया है। इसके साथ ही लोगों के रहने व खाने की व्यवस्था की गई है। शहर में करीब 30 शेल्टर होम बनाए गए हैं और जामनगर के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। दूसरी ओर जामनगर में जर्जर भवनों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि जनहानि न हो। सबसे पहले जामनगर के 100 साल पुराने रेलवे स्टेशन को तोड़ा जा रहा है। इसे तोड़ने का काम आज सुबह से ही शुरू कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान बिपारजोई गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तूफान बुधवार या गुरुवार को गुजरात के तट से टकरा सकता है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनों पर पड़ेगा। रेलवे ने इनमें से पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस 14 और 15 जून को रद्द कर दिया है। चक्रवात के चलते पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस 14 से 17 जून के लिए रद्द रहेंगी। वहीं 12,950 संतरागाछी पोरबंदर एक्सप्रेस को अहमदाबाद स्टेशन में शॉर्ट टर्मिनल कर दिया गया है। यह ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन में भी रद्द रहेगी। इसी तरह से ट्रेन नंबर 22,906 शालीमार ओखा एक्सप्रेस भी 13 जून को सुंदरनगर स्टेशन में शॉर्ट टर्मिनल हो जाएगी। हालांकि यह ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से नहीं गुजरती, लेकिन उस क्षेत्र के यात्रियों को इसी वजह से परेशानी नहीं होगी। इस तरह से बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 22,829 भुज शालीमार एक्सप्रेस 13 जून यानी आज के दिन अहमदाबाद स्टेशन से प्रारंभ होगी। ट्रेन संख्या 12,940 पोरबंदर संतरागाछी एक्सप्रेस 16 जून को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। तूफान के कारण सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना पे है। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित और चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए अलग अलग तरह के उपाय किए जा रहे हैं। संवेदनशील वर्गों में भावनगर, महुआ, वेरावल से पोरबंदर क्षेत्र, ओखा से HAPA और गांधीधाम से क्षेत्र में शामिल है। 14 जून की शाम को मांडवी जखाऊ बंदरगाह के पास लैंडफॉल होने का अनुमान भी बताया गया है। सुरक्षा के तमाम उपाय पहले से कर लेने से इसके प्रभाव में किसी तरह की हानि नहीं होगी। इसके लिए संबंधित रेलवे को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत ही जहां जोनल रेलवे मुख्यालय में आपदा प्रदर्शन कक्ष बनाया गया है, इसके अलावा हवा की गति के नियमित निगरानी और 50 प्रति किलोमीटर के अधिक हवा का वेग होने पर ट्रेनों को नियंत्रित करने या रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिलासपुर रेलवे जोन में तो इस तरह से उपायों को लेकर किसी तरह से दिशा निर्देश नहीं दिया गया है।
चक्रवात बिपारजोय की स्थिति का आकलन करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। लिहाजा मुख्यमंत्री भी तूफान की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से टेलीफोन पे बात की और उसके बाद पीएम मोदी ने केंद्र की ओर से हर संभव मदद करने की आश्वासन दिया। उच्च स्तरीय बैठक में तटीय इलाकों में बारिश, तेज हवाओं और वातावरण में बदलाव की स्थिति की समीक्षा की गई है। तटीय क्षेत्रों में स्थित 8 जिलों के 25 तालुकों में समुद्र में 5 से 10 किलोमीटर के भीतर से 441 गांवों की अनुमानित 16,76,000 आबादी को इस तूफान में परिणाम स्वरूप संभावित बारिश, तेज हवा, समुद्र लहरें की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा उपायों के तहत 8 जिलों में कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी, राजकोट में 6,827 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इन 8 जिलों में 6,041 आगरिया भाई रहे हैं, जिनमें से 3,243 आगरिया भाई को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की समीक्षा करने पर पता चला कि विभाग ने आवश्यक मात्रा में दवा और अन्य सामग्री की व्यवस्था कर ली है। इन जिलों के 521 पीएचसी, सीएचसी अस्पतालों को स्वास्थ्य रक्षक दवाओं, उपकरणों, जनरेटर में सुसज्जित किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 157 एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन 8 जिलों में 14 और 15 जून को भारी बारिश की संभावना बताई गई है। इस संबंध में बारिश में जनहानि या जनजीवन की बड़ी क्षति को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। पथ निर्माण विभाग ने मंगलवार दोपहर 95 टीम बनाकर इन जिलों में पहुंचने की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं बल्कि बिजली विभाग ने 577 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इन 8 जिलों में 6,950 फीडरों से बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी लोगों को सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर बचाव राहत के लिए उन इलाकों में तैनात कर दिया गया है जहां भारी बारिश या तूफान के कारण कच्चे घर, झोपड़ी या निचले स्तर पे इलाकों में बाढ़ आ सकती है। भोपाल के सतपुड़ा भवन से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। सतपुड़ा भवन की सभी मंजिलों पर आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि 6ठी मंजिल पर अभी भी धुआं निकल रहा है, जिसमें काबू करने से फायर ब्रिगेड को 2 घंटे का समय लग सकता है। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय वाले सतपुड़ा भवन में आग लगने पे काबू पा लिया गया है। दरअसल सतपुड़ा भवन में सोमवार को भीषण आग लगी थी। इस भवन में कई सरकारी विभागों के कार्यालय भवन की आग बुझाने के लिए भारतीय वायु सेना और स्थानीय अधिकारियों ने मिलकर लगभग 14 घंटे का लंबा ऑपरेशन चलाया। सभी मंजिलों पर आग पर काबू पा लिया गया है, पर 6ठी मंजिल में अभी भी धुआं निकल रहा है, जिसे काबू में पाने के लिए फायर फाइटर्स को 2 घंटे का समय लग सकता है। इमारत को समय रहते ही खाली करा लिया गया है, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि भारतीय वायु सेना के विमान NA-52 और MI-15 हेलीकॉप्टर भी रात में बुझाने के अभियान में शामिल हुए और ऊपर से बाल्टियों का उपयोग करके पानी डाला गया। सूत्रों के मुताबिक आग शाम करीब 4 बजे सरकारी भवन की 3री मंजिल पे लगी थी, जहां ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। अगर 3री मंजिल से ऊपरी 3 मंजिलों तक तेजी से फैल गई। जैसे ही आग एयर कंडीशनर और गैस सिलेंडर के संपर्क में आई, तब कई विस्फोट हुए। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय सहित स्थित सभी कार्यालयों में आग लगी, जहां फाइनली नष्ट हो गए। एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को आग के बारे में अवगत कराया था। इसे बुझाने के लिए सहायता मांगी थी। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपारजोय बेहद खतरनाक रूप ले रहा है। आज शाम इसे गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर कई तरह के एहतियाती कदम उठाए जा चुके हैं। अरब सागर में सक्रिय हुआ चक्रवात बिपारजोय। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी मध्य अरब में पोरबंदर से लगभग 290 किलोमीटर दक्षिण पूर्व से लगभग जखाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। इसके 15 जून की शाम तक जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ को पार करने की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को सुबह करीब चक्रवात तूफान बिपारजोय गुजरात के पोरबंदर तट से करीब 290 किलोमीटर दूर अरब सागर से मौजूद है।
इससे 15 जून की शाम तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच सौराष्ट्र और कच्छ को पार करने का अनुमान बताया जा रहा है। आईएमडी ने गुजरात और कच्छ को लेकर मुंबई के साथ साथ अलर्ट घोषित किया है। चक्रवात बिपारजॉय के मद्देनजर राज्य सरकार, केंद्र सरकार अलर्ट पे है। एनडीआरएफ की 12 टीमें हैं और उन्हें कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरवी, राजकोट जिले में तैनात किया गया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 6 महिला पहलवानों में से 4 ने अपने आरोपों की पुष्टि के लिए ऑडियो और वीडियो सबूत मुहैया कराए हैं। ये दावा दिल्ली पुलिस ने किया। दिल्ली पुलिस ने 3 देशों कजाकिस्तान, मंगोलिया व इंडोनेशिया की कुश्ती फेडरेशन को नोटिस भेजकर सीसीटीवी फुटेज देने को कहा है। पहलवानों ने इन देशों में हुई कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान राष्ट्रीय राजधानी विभिन्न स्थानों के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का भी दौरा किया। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 4 जुलाई को होंगे। फेडरेशन ने सोमवार को इसका ऐलान किया। चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश मित्तल कुमार को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। पहलवानों से मीटिंग में खेल मंत्री ने 30 जून तक चुनाव कराने का भरोसा दिया है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह चुनाव नहीं लड़ सकते। वे लगातार 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, इसीलिए फेडरेशन के नियमों के अनुसार वे किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इसके बारे में औपचारिक पुष्टि नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने एक अधिकारी ने पहली घटना का हवाला देते हुए कहा कि दोनों शिकायतकर्ताओं ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए जो बृजभूषण के खिलाफ उनके आरोपों को साबित कर सके। हालांकि पुलिस को 2 महिला रेसलर या इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल के कोच ने पहलवानों के समर्थन में गवाही दी है। उसको आधार बनाकर पुलिस चार्जशीट पेश करेगी। इस मामले में 15 को नाबालिग पहलवानों के केस में दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग पहलवान के केस में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। नाबालिग पहलवान बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप वापस ले चुकी है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में फीडबैक आधारित रायशुमारी के लिए कुछ जिलों में पर्यवेक्षक लगाए हैं। इनमें से 2 से 3 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी के साथ पर्यवेक्षकों की फीडबैक आधारित रायशुमारी करनी है। उन्हें संगठन और चुनाव के प्रत्याशियों के संभावित की खोज के लिए जानकारी जुटानी है। 2 दिन में पर्यवेक्षकों यह फीडबैक फिलहाल विधायक और प्रत्याशी रहे नेताओं की ओर से जुटाए कार्यकर्ताओं की मीटिंग तक सीमित है। जयपुर में कांग्रेस संगठन के लिहाज से 2 जिले जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण है। इसकी जिम्मेदारी सुखविंदर साकारिया को दी गई है। साकारिया को इसके अलावा अजमेर शहर, अजमेर देहात, सीकर जिलों का भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। जयपुर के मालवीय नगर और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्रों के लिए किकी संधू को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में मीटिंग से कामकाज की शुरुआत कर दी है। हालांकि अभी केवल मीटिंग तक ही मुलाकात सीमित हुई है, लेकिन कांग्रेस संगठन का कहना है कि कुछ ही दिनों में पर्यवेक्षक 1-to-1 मुलाकात करेंगे। असल में प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद सुखविंदर सिंह रंधावा ने स्पष्ट कहा था कि वे प्रदेश के सभी जिलों व उनकी विधानसभाओं में सर्वे, करार और फीडबैक लेकर संगठन और सत्ता की मजबूती के लिए कदम उठाएंगे। बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति उसी कदम का हिस्सा है। रंधावा ने ही पर्यवेक्षक तय किए हैं। इसके अलावा रंधावा ने अपने साथ को ऑर्डिनेशन के लिए कैप्टन जेएस रंधावा को भी लाया गया है। असल में पर्यवेक्षक अपनी जिम्मेदारी वाली विधानसभा सीटों में जाकर वहां के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं से शुरुआती परिचय कर लिए हैं। साकारिया और संधू ने 2-3 मीटिंग की है। इसके बाद वे 1-to-1 मुलाकात करेंगे। इसमें वे ग्रास रूट लेवल तक कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। उनका प्रत्याशी के रूप में चुनावी कार्य के रूप में फीडबैक लेंगे। वे क्षेत्र में जाकर यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टी सरकारी योजनाओं की पब्लिसिटी कर रही है कि नहीं। असल में पर्यवेक्षक के आने से पहले कांग्रेस के स्थानीय नेता, चुनाव लड़ने को उत्सुक नेता लगातार यह प्रयास कर रहे थे कि उनके क्षेत्र में आने वाले पर्यवेक्षक या सर्वेयरों से उनकी मुलाकात हो जाएगी। असल में रंधावा ने कहा था कि जो भी कार्यकर्ता फील्ड में होंगे, पार्टी के लिए काम कर रहे होंगे, सर्वे करार कर उनकी खोज की जाएगी। उसके बाद सर्वे होने की अटकलें शुरू हो गई थी। अब पर्यवेक्षकों की आने का सिलसिला शुरू हो गया है। चक्रवात बिपारजॉय से निपटने के लिए बैठकें चल रही हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज इस मुद्दे पर बैठक करेंगे।
दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जाएगी। इस बैठक में राज्य के उच्च अधिकारी, 6 जिला के अधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही बैठक में 6 जिला के विधायक भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जानकारी दी कि वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद गुजरात के 6 जिलों के अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के वरिष्ठ अधिकारी भी दिन भर चलने वाली बैठक में उपस्थित रहेंगे। आपदा प्रबंधन में भारत के सामने आ रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बैठक हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह कल इस संबंध में मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद बैठक के अगले चरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी पर केंद्रित होगी। यह बैठक आपदा प्रबंधन को राहत केंद्रित, पूर्व चेतावनी केंद्रीय, सक्रिय और प्रारंभिक तैयारी आधार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समग्र दृष्टि का हिस्सा है। कुरुक्षेत्र में किसानों का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी। यहाँ किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम कर रखा है। उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कुरुक्षेत्र के पिपली में किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को आज दूसरे दिन भी जाम कर रखा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान आंदोलन कर रहे इस बीच प्रशासन की ओर से किसानों के साथ बातचीत की देर रात की गई। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक जाम जारी रहेगा। वहीं लंगर भी हाईवे पर शुरू कर दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, तब तक हम बैठे रहेंगे। लोकल कमेटी सरकार से बातचीत कर रही है, देखते हैं क्या फैसला होता है। हम लोकल कमेटी के साथ हैं, जो वह फैसला लेंगे वह हम मानेंगे। टिकैत का कहना था कि सभी लोग यही पूछते हैं कि आपने हाईवे जाम कर दिया है तो लोग परेशान हो रहे हैं, ये नहीं देखते किसानों को उनकी फसल का रेट नहीं मिल रहा। टिकैत ने आगे कहा, किसानों की मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया कि अगर प्रशासन 2 घंटे में फैसला लेता है तो हमारी 2 ही मांगे रहेंगी। पहली मांगे सूर्यमुखी की MSP बढ़ाई जाए और गिरफ्तार किसानों को रिहा कर दिया जाए। कुरुक्षेत्र के जिला अधिकारियों ने कुरुक्षेत्र जिले में शांति, कानून व्यवस्था और यातायात की स्थिति बहाल रखने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश थाना सदर, थानेसर पिपली चौक व अनाज मंडी पिपली के 2 किलोमीटर की परिधि में लागू रहेगा। इस आदेश के अंतर्गत ट्रैक्टर, ट्रॉली वाहन, लाठी, डंडे, तलवार, गंडासी आदि किसी भी तरह के घातक हथियार को लेकर चलने और पेट्रोल डीजल बोतल में बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।